नमस्कार, एसएमई एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। कारोबार करने के तरीके तेजी से बदल रहे हैं और माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस भी खुद को उसके हिसाब से बदलने की कोशिश कर रहे हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के इस दौर में आखिर किस तरह के ट्रेंड्स हैं, उद्यमी बदलते दौर के लिए कैसी तैयारियां कर रहे हैं, नई संभावनाओं को टैप करने के लिए किस तरह की रणनीति बनाई जा रही है, आज हम उत्तर प्रदेश के एमएसएमईज के साथ इसी पर फोकस करने वाले हैं। आज के सेशन में हमारे साथ कई खास एंटरप्रेन्योर्स रहने वाले हैं। आप सभी का शुक्रिया, कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए धन्यवाद। आपके पास हम कुछ ही देर में आएंगे, पर उससे पहले शुरुआत हम करते हैं इस तरफ से। हमारे साथ मौजूद है नीरज सिंघल साहब, प्रेसिडेंट इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। नीरज जी नमस्कार। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अक्षय द्विवेदी, प्रोफेसर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT रुड़की एंड डीन SRIC। आप दोनों का ही धन्यवाद। तो बातचीत के सिलसिले को हम शुरू करेंगे। शुरुआत में आइए समझने की कोशिश करते हैं क्या चल रहा है एग्जैक्टली, किस तरह का सिनेरियो है। नीरज साहब, शुरुआत आपसे करेंगे। जिस तरह से हम देख रहे हैं ये दौर इंडस्ट्री 4.0 का है। टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है। इस बदलते दौर में जो MSMEs हैं, जिसमें कई हम देखते हैं ट्रेडिशनल तरह से भी काम करते आए हैं, उनको किस तरह के सपोर्ट की जरूरत है? धन्यवाद सौरभ जी। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, इंडस्ट्री 4.0 आज की तारीख में नीड ऑफ द आवर है। आज अगर हम बात करें, जिस तेजी से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, जिस तेजी से आज डिमांड्स क्रिएट हो रही हैं, आज भारत का जो विश्व स्तर पर नाम होता जा रहा है, उसमें इंडस्ट्री 4.0 की तरफ बढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब प्रश्न ये उठता है कि इंडस्ट्री 4.0 है क्या। कई बार माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज के सामने ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है कि व्हाट इज़ इंडस्ट्री 4.0, मुझे इससे क्या फ़ायदे होंगे, मैं क्या करूं ऐसा जिससे मैं इंडस्ट्री 4.0 की तरफ बढ़ सकूं। आज की तारीख में इंडस्ट्री 4.0 जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 आ रहा है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, इन सबको मिलाकर हम कैसे प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, कैसे क्वालिटी और अच्छी कर सकते हैं, उस तरफ हम बढ़ने लगे। अब हम देखते हैं MSMEs में बड़ी संख्या माइक्रो उद्यमियों की है। वो किस तरह से खुद को इस बदलते दौर के लिए तैयार कर रहे हैं, और आप जो ये 48 की बात कहते हैं, उसके लिए किस तरह की विजन है, उसके लिए किस तरह का रोड मैप है? आज माइक्रो स्मॉल दो ऐसे सेक्टर हैं जो माइक्रो से स्मॉल और स्मॉल से मीडियम हो सकते हैं। आज अगर हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात करें तो उसमें शायद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 2-3 के बीच में हमारे माइक्रो स्मॉल वाले हैं, जिनको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4 की तरफ बढ़ना है। जब हम अपने MSME को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे और किधर, टुवार्ड्स इंडस्ट्री 4.0 एंड 48, तो हमने एक ये विज़न लेके चले इस साल कि हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की तरफ बढ़ाना है और 48 की तरफ बढ़ना है। ओके, हम अब डॉक्टर द्विवेदी आपके पास आना चाहेंगे। आपका असेसमेंट क्या है? आप इस समय MSMEs के कामकाज को, उनके काम करने के तरीके को किस तरह से देख रहे हैं? और IIT रुड़की की जहाँ तक बात है, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, जो कि बहुत क्रूशियल है, उस पर फोकस करना नई संभावनाओं के लिए, उसमें किस तरह से उद्यमियों को सपोर्ट कर रहे हैं? सौरभ जी, जहाँ तक भारत में MSME की बात है, ये एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत बूमिंग है, लेकिन इस सेक्टर में अभी अपार संभावनाएं हैं। इंडस्ट्री 4.0 को पूरी तरह आत्मसात जब ये कर लेगा, तब ज़रूर ये सेक्टर आगे बढ़ेगा। अगर हम उनके लिए कुछ करना भी चाहें तो दूरियां बहुत हैं। देखिए, हम सभी सुनते आ रहे हैं कि एकेडमी और इंडस्ट्री के बीच में कम से कम भारत में एक बहुत लंबे समय से गैप रहा है, लेकिन विगत कुछ वर्षों में कुछ ऐसे चमत्कारिक चेंज हुए हैं जहाँ पे राज्य यानी कि स्टेट, इंडस्ट्री और एकेडमिया ये एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं। आज से कुछ साल पहले एक स्कीम शुरू करी जिसका नाम रखा हमने टेक्सार्थी। इसमें हमारे यहाँ के फैकल्टी और स्टूडेंट्स इंडस्ट्रीज़ का विजिट करते हैं, वहाँ पे वो जो प्रोसेसेस यूज़ कर रहे हैं उन प्रोसेस का अध्ययन करते हैं, फिर उन्हें ये बताते हैं कि आपके यहाँ प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश कहाँ है। उस गुंजाइश को पूरा करने के लिए सोल्यूशन भी बताते हैं। अगर सोल्यूशन ऐसा है जो बहुत जल्दी इंप्लीमेंट हो जाए तो हम लोग उस काम को तुरंत अपनी टीम के साथ ही कर देते हैं। अगर कहीं पे R&D करने की ज़रूरत है, मान लीजिए 6 महीने लगेगा उस R&D में, तो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को या एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट को एक प्रोजेक्ट की तरह लिया और 6 महीने में उसका एक सोल्यूशन निकाल के दिया। लोकल स्तर से नेशनल
चेन्स और फिर ग्लोबल सप्लाई चेन्स में हिस्सेदारी, ये भागीदारी बढ़ाने के लिए ये जो संभावनाएं आ रही हैं, जो मौके आ रहे हैं, उसके लिए किस तरह की रणनीति बनानी होगी, कैसी स्ट्रैटेजी बनानी होगी? मैं एक एकेडमिक और रिसर्च इंस्टीट्यूट से आता हूँ जहाँ पे हम लोग काम करते हैं डेप्थ पे। तो अगर हम ये कहें कि इसका कोई बहुत इजी सॉल्यूशन है तो शायद नहीं है, लेकिन हाँ, बहुत सारे छोटे छोटे गुड एग्जांपल्स मिलके एक बड़ा एग्जांपल बना देंगे। आजकल डिजिटल मार्केट्स, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं। हम सभी अमेजन, फ्लिपकार्ट, इन सारे प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं। क्या ये संभव है कि हम अपने एमएसएमई भाइयों के लिए भी ऐसे प्लेटफॉर्म बना दें? इस सिनेरियो में भी हम लोगों ने पहल शुरू करी है। एक छोटा सा एफपीओ है जिसका नाम है भू अमृत। वो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे काम करते हैं। हमारे साथियों ने उस पर्टिकुलर भू अमृत के लिए एक पूरा ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म डेवलप कर दिया। एक पर्टिकुलर रीजन में काम करता है इस समय, धीरे धीरे वो उस रीजन से बाहर निकल के अलग अलग स्टेट्स में बाहर निकलने लगा। हो सकता है कि नेशनल लेवल पे जाने के लिए लॉजिस्टिक उनके लिए इस समय संभव नहीं है क्योंकि छोटा ग्रुप है, लेकिन हाँ, अगर मैं 5 या 6 अलग अलग रीजन्स में उसको कवर कर पाया तो ये छोटी सी शुरुआत मिलकर बहुत सारी बड़ी बन जाएगी। जी, छोटे छोटे स्टेप्स हम देखें, उस तरफ बढ़ेंगे तो आगे अग्रसर होंगे। नीरज साहब, ये बताइए, फिर ये जो हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी जैसे संभावनाएं खोल रही है ई कॉमर्स के जरिए, और हम देख रहे हैं तमाम तरह के बदलाव हो रहे हैं, आप ये इन चेन्स में किस तरह से पार्टिसिपेशन और बढ़ता देख रहे हैं? और ये भी बता सकें आप, जैसे ओडीओपी हो, डिस्ट्रिक्ट्स में एक्सपोर्ट हब्स बनाने की बात हो रही है, तो जो वोकल फॉर लोकल की बात है या फिर लोकल से ग्लोबल पहुंचने की बात है, उस राह में किस तरह से आगे बढ़ना होगा? वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है। मैं जनरली एक बात कहता हूँ कि कुछ शब्द, कुछ विचार आपको राह दिखाते हैं। आज वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल एक ऐसा विचार माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया जो विचार हमें काफ़ी आगे ले जा सकता है। नो डाउट डिजिटलाइजेशन बहुत ज़रूरत है। इंडस्ट्री 4.0 में सबसे पहले जो हम ट्रांसफॉर्मिंग एमएसएमई टुवर्ड्स इंडस्ट्री 4.0 को लेके चल रहे हैं, उसमें हमारा 2 ही चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस है कि हमारा एमएसएमई जो अपने माल को नहीं बेच पा रहा है, किस तरीके से वो डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए, किस तरीके से वो अपने प्रोडक्शन को इम्प्रूव करते हुए उस तरफ बढ़ सके। जब आप रोज़मर्रा के ऑपरेशंस की बात करते हैं तो उसमें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़रूरी है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पर काम भी हुआ है, सेंट्रल की तरफ से भी, स्टेट्स में भी हो रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या आपको और फीडबैक मिल रहा है इसको लेकर? साथ ही ये जो आप लोगों की एक मांग रही थी जो लीज होल्ड से फ्री होल्ड की, उस पर क्या लेटेस्ट है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नो डाउट एक बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन मेरा मानना है कि आज जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन हो रहा है और हम मिनिमम गवर्नमेंट से मैक्सिमम गवर्नेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ईज ऑफ डूइंग ऑटोमेटिकली बढ़ेगा अगर हम मैक्सिमम गवर्नेंस की तरफ और मिनिमम गवर्नमेंट की तरफ बढ़ेंगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। कल तक पोल्यूशन से रिलेटेड मेरे को अगर एनओसी की आवश्यकता है तो मुझे एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस चक्कर काटने पड़ते थे। आज निवेश मित्र का पोर्टल उत्तर प्रदेश में एक ऐसा पोर्टल है जिससे हम वहाँ पे अप्लाई करते हैं और विद इन टाइम बाउंड सरकारी अधिकारियों को उस पर अप्लाई करना पड़ता है। कहीं ना कहीं आज जो लीज होल्ड की हम आवाज़ इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन पूरे 46 चैप्टरों में पूरे अपने सभी मेंबर्स के मार्फत उठा रहे हैं, उसमें हमने अभी पीछे 30 नवंबर को धमी महासम्मेलन हुआ था, उसमें हमने योगी जी के समक्ष ये बात रखी कि सर हमें लीज होल्ड टू फ्री होल्ड किया जाए। तो गवर्नमेंट से क्या आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है? सर गवर्नमेंट से अभी रेस्पॉन्स न्यूट्रल है, कोई रेस्पॉन्स ना पॉजिटिव में है ना नेगेटिव में है। ये तो लॉ ऑफ लैंड को तो मानना पड़ेगा ही। जब आप उसको इंडस्ट्रियल लैंड की शर्त के साथ फ्री होल्ड कर देंगे तो मुझे बड़े प्लस पॉइंट होंगे। मैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से बचूंगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ बढ़ूंगा। जैसे हम डॉक्टर साहब बात कर रहे थे इंडस्ट्री 4.0 की, इस दौर की, इसमें ऐसा भी हो रहा है कि नए तरह के हुनर की ज़रूरत है। दौर बदलेगा तो स्किल्स भी नए चाहिए। तो इसमें किस तरह से सपोर्ट इंडस्ट्री को किया जाता है ताकि उनकी जो वर्कफोर्स है वो आने वाले दौर के लिए तैयार हो सके?
अभी कुछ ही दिन पहले हमने मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई से कुछ फंडिंग मिली, जिसमें उन्होंने कहा आप एडवांस एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम कराइए जी। हमने उसके अंदर 4 अलग अलग प्रोग्राम कराए, जिसमें हमने देश भर से इंडस्ट्री के मेंबर्स बुलाए, उनको ट्रेन किया कि आपको किन नई स्किल्स की ज़रूरत है, इन नई स्किल्स के साथ में क्या ऐसी वाली स्किल्स हैं जो आपको बिजनेस चलाने के लिए ज़रूरत है। यहाँ से मान के चलिए एनालिटिकल स्किल्स हुआ, सॉफ्ट स्किल्स हुआ, या उसके साथ में मटेरियल कैरेक्टराइजेशन हुआ। इस पूरी की पूरी कहानी में डिजिटाइजेशन कैसे आ सकता है। अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में किस तरह से आप इरिगेशन बेटर कर सकते हैं, वो डेटा मैनेजमेंट किस तरह कर सकते हैं, वो डेटा किस तरह मैनेज करें ताकि आपको एक ऐप पे दिख जाए और उस पर्टिकुलर वे में आप उसे एग्जैक्टली इम्प्लीमेंट भी कर पाएँ। इसी तारतम्य में निस्बत से हमारी बातचीत चल रही है, हम उनके बहुत सारे प्रोग्राम्स को लेके आगे बढ़ेंगे। हम कहीं ना कहीं ये भी एक चीज़ समझते हैं कि एमएसएमई अपने कंप्लीट बिजनेस सेंस को नहीं बदल सकती, क्योंकि वो बहुत एक्सपर्ट है उस पर्टिकुलर काम में जो इस समय कर रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें नई तकनीक में जाना है तो उन्हें एक एजिलिटी की ज़रूरत है। तो हमने एक नई चीज़ जो अभी शुरू करी है, उसमें हमने अपने स्टार्टअप्स को एमएसएमई के साथ में जोड़ा है। जो एनईपी पॉलिसी के तहत, एनईपी के तहत आज जो एकेडमिक्स इंडस्ट्री में स्टूडेंट्स को भेज रही है, लेकिन उसमें एक चीज़ सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट जो मुझे दिखाई देता है, जो स्टूडेंट है वो बड़ी इंडस्ट्री में तो जा रहा है, माइक्रो में, स्मॉल में वो आना नहीं चाहता है, और जबकि नीड जो है वो माइक्रो और स्मॉल में है। शायद उसकी जो एजुकेशन है, उस एजुकेशन का सही फायदा माइक्रो और स्मॉल को मिल पाए। आपको लगता है थोड़ा प्रमोटर्स को भी अपना माइंडसेट भी थोड़ा उस तरफ चेंज करना होगा, या कैसे बढ़ना होगा, या कैसे रिविजिट करना होगा, और कैसे और उसमें प्रोफेशनलिज्म लाना होगा, वो उस तरह का एक माहौल हो कि वो जो टैलेंट है उसको भी वहाँ आना अच्छा लगे। आज वो ये चाह रहा है कि मैं प्रोप्राइटर से फर्म हूँ, मैं किस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो सकता हूँ। तो अब जो यंग एंटरप्रेनर्स आ रहे हैं, इवन जो हमारी 50s के आसपास की, 40-50 के आसपास की जो एज ग्रुप के एंटरप्रेनर्स हैं, वो सब चाहते हैं कि हम किसी भी तरीके से अपने आप को ग्रो करें, और उस ग्रोथ में उन लोगों का माइंडसेट इस चीज़ के लिए है कि हमें नए टैलेंट को हायर भी करना और उनको मोटिवेट भी करना। जी नीरज साहब, ये बताइए, हम देख रहे हैं अभी पीछे बजट 2023 में सेक्शन 43BH को इंट्रोड्यूस किया गया, और उसके तहत कोशिश ये थी कि एमएसएमईज को सपोर्ट किया जाए डिलेड पेमेंट्स पर। पेमेंट्स में देरी होती है, पेमेंट्स में देरी बड़े कॉर्पोरेट से भी है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स से भी हैं। उसमें जो अभी पीछे फीडबैक आ रहा है इंडस्ट्री से कि इसमें जो माइक्रो स्मॉल हैं उनको काफ़ी मुश्किल हो रही है, बायर्स कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जगह मीडियम से ज़्यादा डील करने में ज़्यादा बेहतर है जिनका 50 करोड़ प्लस का टर्नओवर है। तो आप इस पर आप कैसे देखेंगे इस पहलू को, क्योंकि सपोर्ट करने की बात थी और ग्राउंड पर चुनौतियाँ आ रही हैं। माइक्रो और स्मॉल वाला जो प्रोडक्ट बना रहा है वो मीडियम वाला बना ही नहीं रहा है। 99% केसेस में नहीं बना रहा है। सिर्फ 1% से लेके 2-3% तक ऐसे हो सकते हैं जो वहाँ पे माइक्रो वाले या स्मॉल वाले जो बना रहे हैं वो मीडियम वाले बना रहे हो। क्या इस चेन में मीडियम को भी कहते हैं शामिल कर लें ताकि पूरे सभी के लिए एक समान लेवल प्लेइंग फील्ड हो? नो डाउट। एमएसएमई में मैं ये तो, क्योंकि हम एमएसएमई को रिप्रेजेंट करते हैं और हमारे बहुत सारे मेंबर अब माइक्रो से स्मॉल की तरफ ग्रेजुएट हो रहे हैं और स्मॉल से मीडियम की तरफ, डेफिनेटली मेरा तो हमने पीछे रिप्रेजेंटेशन भी भेजा है कि हमें स्मॉल से वो मीडियम को भी इसमें सम्मिलित करना चाहिए। अब हम इस तरफ रुख करते हैं। हम चाहते हैं कि हम अपनी इंडस्ट्रीज़ में नई टेक्नोलॉजी लाएं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाएं, अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करें, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अवेयर नहीं है ये मिलेगा कहाँ से। ये सीजीटीएमएससी के तहत अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक तो एमएसएमई के पास फाइनेंस नहीं है, दूसरा अगर कोलेट्रल नहीं दे पा रहा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो नॉर्मल लिया जा रहा कम से कम वो तो चार्ज करें, एक्स्ट्रा ना चार्ज करें। हमारी गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट के लिए थोड़ी सब्सिडी के पर सोचना जरूर चाहिए बढ़ाने के लिए। दूसरा, जैसे हम लोग यूपी में बैठे हैं तो यूपी पोर्ट से बहुत दूर है और 90% केसेस में कच्चा माल भी इंपोर्ट होता है और फिर यहाँ से प्रोसेस करके उसको पोर्ट तक भेजते हैं।
तो वो भी हमने कई बार रिक्वेस्ट किया है कि अगर कच्चा माल आने के लिए और फिर वापस पोर्ट तक जाने के लिए किसी तरीके से कोई सब्सिडी का प्रावधान हो जाए, तो यहाँ के उद्योग जो प्रदेश पोर्ट से दूर हैं वो अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सकेंगे। 60 और 70s 80s इंडस्ट्रियल लैंड अलॉट हुई थी। अब छोटी छोटी यूनिट, इतनी बड़ी बड़ी लैंड उस टाइम अवेलेबल थी। जब से लेके अब तक लीज होल्ड को फ्री होल्ड करने के लिए एमएसएमई की लड़ाई जारी है। मेरा ये सुझाव है कि जिस प्रकार हमारे पास लैंड की कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है और एक इंडस्ट्रियल सेक्टर या एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर में जिसमें हमने प्लॉट लिया है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसकी प्लॉट वैल्यू बढ़ने की वजह से हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट भी बहुत महंगी हो जाती है। तो क्या आने वाले समय में सरकार कुछ ऐसा इंडस्ट्रियल क्लस्टर तैयार कर सकती है जहां की इंडस्ट्रियल की लैंड वैल्यू एप्रिसिएशन से एक लिमिट तक ही बढ़े? भी एक न्यूज़ आई थी कि नजरूल के पट्टे प्रदेश सरकार जो है वो निरस्त करने जा रही है। तो ये एक बहुत एप्रीहेंशन का विषय है। 43 BH में हमारे को ये सुविधा दी है कि हमको ईज आउट करा है हमारे बिजनेस को, जिससे कि हम अपनी पेमेंट्स को अच्छी तरह से रिकवर कर सकें। उसमें उन्होंने MSME में फिर पार्टियलिटी कर दी है। उसमें भी उन्होंने MS को तो अलग कर दिया और ME को अलग कर दिया। एक तो वाटर के बिल्स एंड RO की जो टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू वाटर ट्रीटमेंट में, प्लस जो हमारा इन्वायरमेंटल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, उसमें भी हम लोग प्रॉपरली अधेयर करने के लिए जो मुश्किल होती है। तो आप लोगों को कोई सब्सिडी के लिए ज़रूर होना चाहिए, जिससे कि हम लोग भी जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज और चीज़ें हो रही है उसमें हमारी भी पार्टिसिपेशन और भागीदारी हो। आप देख रहे हैं SME एक्सप्रेस। फिलहाल वक्त ब्रेक का है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं SME एक्सप्रेस। आज हम मौजूद हैं गाजियाबाद में। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, हमने कई पहलुओं पर बात की, आप डिज़ाइनिंग पर भी बताएं। डिज़ाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप क्वालिटी इनोवेशन की बात करते, डिज़ाइनिंग को लेकर भी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात हो या जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में और वैल्यू एडिशन की बात हो, उस पर किस तरह से आप सपोर्ट करते हैं उद्यमियों को? नीरज जी ने जो एक बात कही कि स्टूडेंट जो है माइक्रो स्मॉल में नहीं जाना चाहता, मैं ये चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि टेक्सार्थी का फोकस ही MSME है। हम लार्ज को फोकस ही नहीं कर रहे। लार्ज के लिए तो बाकी चीज़ें चल रही हैं। इसमें जब हम उनसे बात करते हैं, हमारी टीम विजिट करती हैं, तो जो हमें सबसे ज़्यादा वहाँ से रिक्वायरमेंट आता है वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट का आता है। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो हमारे से आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले किसी ने डिज़ाइन कर लिया था, हम उसको उसी तरह से बनाते आ रहे हैं। क्या इस प्रोसेस को इम्प्रूव हो सकता है? क्या ये प्रोडक्ट इम्प्रूव हो सकता है? क्या कस्टमर सेटिस्फेक्शन और बढ़ाया जा सकता है? तो हमारी टीम्स कहीं ना कहीं पे कस्टमर की नोन और अननोन रिक्वायरमेंट्स, जो कि वो बोल सकें और ना बोले भी वो बता ना सकें, उन रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करके किस तरह से टेक्नोलॉजी को इंटरवीन लेके इस प्रोडक्ट को आगे डेवलप कर सकें, इस तरह के रिक्वायरमेंट्स को ढूंढ के वहाँ पे बताते हैं। जी, और लास्ट वर्ड आपकी तरफ से लेते हैं, फिर हम जो हमारे साथ उद्यमी मौजूद हैं उनका रुख करते हैं। बैंकर से कैसे सपोर्ट की उम्मीद कर रहे हैं इस मौजूदा सिनेरियो में? देखिए, बैंकर्स को आउट ऑफ बॉक्स सोचने की ज़रूरत है। आउट ऑफ बॉक्स से मेरा कहने का मतलब है, जब हम डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो अगर हम बात करें और डेवलप्ड कंट्रीज़ की, वहाँ पे बैंकिंग सिस्टम में जितना फास्ट, जितना टाइम बाउंड काम होता है, उतना अभी यहाँ पर नहीं। जिस समय में वो सैंक्शन करते हैं तो वो सैंक्शन लेटर के साथ 200 पेज लगा के दे देते हैं। वो 200 पेज कोई नहीं पढ़ पाता है, और फिर उस माइक्रो स्मॉल वाले को अगर बैंक चेंज करना है तो वो बेचारे को क्लोज नंबर फला फला निकाल के दे दिया जाता है। तो मैं अभी पीछे हमारी RBI के साथ जब मीटिंग हुई थी, हमने RBI में रिक्वेस्ट करी है कि सैंक्शन लेटर का एक फॉर्मेट बन जाए, जो सारे बैंक एक ही सैंक्शन लेटर के फॉर्मेट पे काम करें। तो सिंपल सिविल जो रेटिंग है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, उनको दूसरे पहलू से या दूसरे तरीके से आउट ऑफ बॉक्स सोचना चाहिए। जी, तो आपका शुक्रिया विचार रखने के लिए नीरज साहब। डॉक्टर साहब, आपका भी धन्यवाद। अब आप बने रहें। अब हम इस तरफ रुख करते हैं। आप IIT की बात करते हैं, ITI की बात नहीं करते हैं। मेरे पास काम करने वाला ITI से आता है।
उसके पास अगर मशीन की सिस्टम के बारे में नहीं पता तो बिल्कुल बेकार हो जाता है। हमने वहाँ पे शुरू किया ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स प्रोग्राम। जो इमर्जिंग एरियाज ऑफ टेक्नोलॉजी है हम उनमें ट्रेनर्स को जाके पढ़ाएं, उन ट्रेनर्स को फिर इन पॉलिटेक्निक्स में आके ITIs में आके फिर ये स्किल आगे इम्पार्ट करनी है। जो हमारे डेली बिजनेस ऑपरेशंस हैं उसमें हम लोगों को ये नहीं पता होता, हमारे पास टाइम नहीं होता अपग्रेड करने का। समटाइम्स हमको ये भी नहीं पता होता हमें अपग्रेड करना किस फील्ड में है। तो हमें इतनी हैंड होल्डिंग क्या IIT रुड़की से इंडस्ट्री वाइज मिल सकती है। हमारा उद्देश्य ही यहाँ पर है कि हमारी टीम आपके यहाँ आए, आपके यहाँ के प्रोसेस को स्टडी करे, उस प्रोसेस में कहाँ कहाँ सुधार की गुंजाइश है, अगले 5 सालों में, अगले 10 सालों में किस तरह का टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है, आपको वो पहले से गाइड करे। वो इम्प्लीमेंटेशन जरूर आप ही को करना है, लेकिन हाँ वो वाली जो आपको दिशा निर्देश है या आपको कुछ नई जानकारी है वो देने के लिए हमारी टीमें सक्षम है। आप कर रहे हैं नो डाउट, लेकिन इसको प्रचार की भी ज़रूरत है, MSME तक पहुंचने की ज़रूरत है कि वो इसको इम्प्लीमेंट करें। ये मेरा सुझाव भी है और यही मेरी समस्या भी है। ये ज़रूर आपने बात कही, जहाँ प्रचार की बात है प्रचार भी करेंगे और सेवा भी करेंगे। तो क्या IIT रुड़की हमें कोई ऐसी व्यवस्था भी दे रहा है कि जो ऑलरेडी हमारे पास स्टाफ है, जो हमारे पास लोग वर्क कर रहे हैं, तो हम उनको आपके पास भेजें और उनको ऐसी कोई ट्रेनिंग मिल सके जिससे कि हमारा अपग्रेडेशन हो सके। शर्मा जी, मिनिस्ट्री ऑफ MSME से मैंने जैसे भी पहले बताया भी था कि हमने अभी बहुत रिसेंटली इसी महीने 4 कोर्सेज किए हैं, लगभग एक हफ्ते के। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने वर्कर्स के लिए उस लेवल के कोर्सेज जो थोड़े से एडवांस लेवल के हों वो करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करिए, हम जरूर आपकी सहायता करेंगे। क्या IIT रुड़की हमें ऐसा कोई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकती है जहाँ पे हमारा जो प्लांट का प्रोसेस सिमुलेशन है या AutoCAD है, आप हमें मतलब जैसे लीज पे दे दें या रेंट कर दें? हमारे पास यूजुअली सभी तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उसमें अगर आपकी कोई समस्या है वो समस्या का समाधान हम उस सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं। कोई नया डिज़ाइनिंग कराना है तो वो संभव है। जितनी भी फ्री होल्ड लैंड्स हैं हमारे यहाँ, उनका लैंड यूज़ चेंज नहीं हो पाता, कन्वर्जन ऑफ लैंड प्रोसेस नहीं हो पाता उसका। इसकी वजह से वहाँ पे इंडस्ट्रियल लोन्स वगैरह मिलने में बहुत दिक्कत आती है। इंडस्ट्री को कम से कम MSME को इंडस्ट्रियल में कैपिटल गेन का बेनिफिट दिया जाए। वंडरफुल। आप चाहते हैं रेसिडेंशियल की तर्ज पर हाँ इंडस्ट्रीज को भी कैपिटल गेन्स पर छूट मिले। अच्छा पॉइंट है आपका जी। इस पॉइंट को हम डेफिनेटली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में रखेंगे। Does IIT have some ready patents to be handed over to MSME? पिछले वर्ष सर IIT रुड़की को मोर देन 100 पेटेंट्स ग्रांट हुए हैं सिर्फ पिछले वर्ष में, मोर देन 100। लेकिन पिछले कुछ सालों में IIT रुड़की ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो इस तरफ से कुछ निवेदन आपसे है कि इधर ध्यान दें, कोई आपका ऐप या कोई टेक्नोलॉजी ऐसा जिससे कि गार्ड भी सतर्क रहे, मेन पावर सुरक्षित भी रहे और आप लोगों की भी सुरक्षा उद्योग की बनी रहे। आपने बहुत बढ़िया समस्या के बारे में बताया है, ज़रूर इसके ऊपर काम करेंगे और अगर हो सके इसके डेवलपमेंट में हम आपकी सहायता ले पाए तो आपसे संपर्क करेंगे। आपसे आशा है कि आप उसमें हमारा सहयोग करेंगे। तो SME एक्सप्रेस में अभी के लिए इतना ही। कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए नीरज सिंघल साहब शुक्रिया, डॉक्टर अक्षय द्विवेदी आपका भी धन्यवाद, और सभी जो एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है आज के इस सेशन में शुक्रिया, धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही। अगले सेशन में हम आपसे मुलाकात करेंगे एक नई थीम के साथ। फिलहाल नमस्कार।